हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शब्द संपदा का तीसरा व अंतिम भाग पढ़ेंगे। शब्द संपदा के पिछले भागों में हमने पढ़ा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है तथा शब्दों के कैसे विविध प्रकार के स्वभाव होते हैं, जैसे मनुष्यों के स्वभाव होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही उन शब्दों का उच्चारण करता है, उन शब्दों को बोलता है। इसलिए उस बोलने वाले मनुष्य में जो स्वभाव या गुण होता है, वही स्वभाव गुण उन शब्दों में भी आ जाते हैं। जैसे कुछ शब्द बहुत ही हंसाने गुदगुदाने वाले होते हैं, कुछ रुलाने वाले शब्द होते हैं, कुछ धोखा देने वाले शब्द होते हैं, कुछ प्रिय शब्द होते हैं, कुछ निरर्थक शब्द होते हैं, या तो कुछ बहुत ही सज्जन सात्विक तरीके के शब्द होते हैं। जिस तरह के लोग होते हैं, जैसे कुछ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ लोग होते हैं, वैसे ही शब्दों में भी कुछ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ शब्द होते हैं जो कि दूसरी भाषाओं में आसानी से जाके घुल मिल जाते हैं, और इंट्रोवर्ट है जो कि नहीं घुल मिल पाते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हमने पिछले भागों में पढ़ी थी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं तीसरे और अंतिम भाग की। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल बटन है उसे दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए हुए सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने रहते हैं, जैसे कि हिंदी और संस्कृत के मेल से वर्षगांठ व मांग पत्र। वर्ष जो है वो हिंदी शब्द है, गांठ जो है वो संस्कृत शब्द है। उसी तरह मांग जो है वो हिंदी शब्द है और पत्र जो है वो संस्कृत शब्द है। इस प्रकार हिंदी और संस्कृत के मेल से उनके एक साथ मिलने से नया शब्द बन गया। उसी प्रकार हिंदी और अरबी या फारसी, इन दोनों भाषाओं के मेल से बने शब्द है थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी और संस्कृत, इन दोनों भाषाओं के मेल से जो है वो रेलगाड़ी, रेडियो तरंग, इस तरह के शब्द बने हैं। वही अरबी, फारसी और अंग्रेजी से जो शब्द बने हैं वो है बीमा पॉलिसी। इस तरह के बहुत सारे नए शब्द जो है वो दो भाषाओं के मेल से बन जाते हैं। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। जो इस तरह के जो शब्द बनते हैं दो भाषाओं के मेल से, या तो जो दूसरी भाषाओं से जो शब्द आते हैं, इस तरह इन सारे शब्दों से हिंदी भाषा का जो शब्द संसार है वह समृद्ध ही हुआ है। समृद्ध अर्थात संपन्न हुआ है, बढ़ गया है और ज्यादा ताकतवर हुआ है, प्रॉस्परस हुआ है। आइए अब कुछ नज़र उन शब्दों पर डाल देते हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई और हिंदी की ही बन करके रह गई। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपनी माँ के बहुत ही लाडले होते हैं। लाडले अर्थात डार्लिंग्स, दुलारे, वो अपनी माँ मातृभाषा को छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो कुछ शब्द बहुत ही बिंदास होते हैं। बिंदास अर्थात केयरलेस, कूल। तो ऐसे शब्द जो है वो किसी भी भाषा में जाते हैं और वहाँ पे अपने लिए जगह बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। तो इस तरह का जो लेन देन होता है शब्दों का, दूसरी भाषाओं से शब्द हमारी भाषा में आते हैं या हमारे शब्द दूसरी भाषाओं में जाते हैं, या दो अलग अलग भाषाओं से नया शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार का जो भी प्रयोग होता है, ये सारी की सारी चीजों से आखिरकार जो रिजल्ट निकलता है वो ये होता है कि हमारी भाषा समृद्ध होती है, हमारी भाषा का विकास होता है। तो इन सारे शब्दों को हमारी भाषा में आने देना चाहिए, और खासकर उन शब्दों को जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है। प्रतिशब्द मतलब हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बोलने के लिए, या तो अगर हम बोलने जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी ही अगर देख लिया जाए, रेलगाड़ी, तो अगर हिंदी में रेलगाड़ी के लिए कोई शब्द अगर हम सोचे या बनाए तो वह लौहपथगामिनी हो जाएगा, लौहपथगामिनी। तो इस प्रकार के शब्द बोलने में, फिर सामने वाले को समझने में भी बहुत अड़चन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि शायद उसे आसानी से समझ में भी ना आए। तो उस तरह की भाषा का कोई महत्व ही नहीं है जो आसानी से समझ में नहीं आती है। इसलिए भाषा को सरल से सरल रखा जाता है, और सरल करने की प्रक्रिया में अगर कुछ शब्दों के लिए हमें दूसरी भाषाओं के शब्द का भी यूज करना पड़े तो हमें यूज करना चाहिए, खासकर उन शब्दों के लिए जिनके पास हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
जैसे मोबाइल भी हो गया, मोबाइल के लिए हिंदी के शब्द भ्रमण ध्वनि, फिर अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट के लिए अंतरजाल। तो इस तरह के शब्द जो है बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमें आने देना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी सूर्य नारायण रणसुभे जी ने बताया है कि जिन शब्दों के लिए हमारे पास शब्द नहीं है या बहुत ही कठिन शब्द है, उनके लिए तो ठीक है, हम नए शब्दों का यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन शब्दों के लिए हमारे पास पहले से कई शब्द उपलब्ध है और बड़े सुंदर सुंदर शब्द उपलब्ध है, हमें उन्हीं शब्दों का यूज करना चाहिए। जैसे कि माँ या पिता के लिए हमारे पास कई सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब इन सारे सुंदर शब्दों को छोड़कर अगर हम मम्मी डैडी कहना शुरू करें, तो हमारे पास जो इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं हमारे माँ या हमारे पिता के लिए, तो ये उन शब्दों को अपमानित करने जैसा होता है। अपमानित करना अर्थात इंसल्ट करने जैसा है। इसलिए जो शब्द हमारे पास उपलब्ध है, सुंदर शब्द उपलब्ध है, हमें उन्हीं शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। हम जिस तरह बात करते हैं, जिन शब्दों का चयन करते हैं बात करते समय, उससे एक तरह से हमारा कैरेक्टर सामने वाले को पता चल जाता है। चरित्र अर्थात आचरण, कैरेक्टर, बुद्धिमत्ता अर्थात समझदारी, इंटेलिजेंस, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, हमारे विचार, और संस्कार अर्थात वैल्यूज। तो ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाती है। तो एक तरह से वो हमारा कैरेक्टर समझ जाता है, हमारा बैकग्राउंड भी समझ जाता है कि हमें क्या वैल्यूज मिले हैं जिस तरह से हम बातें करते हैं। इसलिए हमें शब्दों के उच्चारण करते समय, हमें कुछ भी बात करते समय, बोलते समय बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि स्कूल में भी या बाहर भी जब आप बातें करते हैं तो किस तरह आप बात कर रहे हैं, सामने वाले को आप किस तरह बैक आंसर कर रहे हैं, या किस तरह आप सामने वाले को सुन रहे हैं, अपने शब्दों का किस तरह आप यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके कैरेक्टर को बता देता है, आपके वैल्यूज को बता देता है कि आपको किस तरह की वैल्यूज मिली है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आपको बात करनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। तो कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना, हमें बहुत ही कम से कम शब्दों का यूज करना चाहिए बोलते समय। ऐसे कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, बेमतलब की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो अपना बहुत ही एक तरह से खराब इंप्रेशन लोगों पर डालते हैं। और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो है एक अलग ही तरह का इंप्रेशन लोगों पर डालते हैं। तो इस तरह जो है कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना अच्छी कला है। और ये जो कला है ये विविध पुस्तकों के वाचन से पता मिल सकती है। अगर अलग अलग पुस्तकें हम पढ़ेंगे तो ही हमें यह कला सीखने को मिल सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा बड़बड़ करते रहते हैं, जब देखो तब तो कभी कभार उनके मुंह से कुछ अनाप शनाप शब्द भी निकल जाते हैं, कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कि वर्षों की उनकी कोई दोस्ती होती है तो उस दोस्ती में एक दरार भी पड़ जाती है। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर बात करनी चाहिए। कब किस समय क्या बात करनी है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, यह हमें अनुभव से, अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस से, मार्गदर्शन अर्थात गाइडेंस से, वाचन अर्थात रीडिंग से, और संस्कार अर्थात जो वैल्यूज है उनसे ही हम सीख सकते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो ये कला जिसको आ जाती है वो परीक्षा में भी इस कला का यूज करके कम से कम शब्दों में अपनी बात आसानी से कह पाता है, जिसकी वजह से कि उसे परीक्षा में भी अच्छे अंक मिलते हैं। कई बार हमें भी यह देखने को मिलता है कि जब हम पेपर दिखाते हैं तो उसमें
बच्चे तो और कभी कभी पेरेंट्स भी आकर के इस बात को बताते हैं कि मेरे बच्चे ने तो इतना लिखा है, 1 पेज लिखा है, 2 पेज लिखा है, लेकिन फिर भी उसे इतना ही मार्क्स मिला, इतना कम मार्क्स मिला। जबकि दूसरे का पेपर में वो देखते हैं कि उसने तो सिर्फ आधा पेज लिखा या वह 1 ही पेज लिखा है और उसे ज़्यादा मार्क्स मिल गए। ऐसा क्यों? तो ये लिखने की कला पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे ढंग से लिख पाते हैं। और जैसा कि बताया गया, ये कला जो है वो आपको विविध पुस्तकों के वाचन से ही मिल सकती है। और वाचन के ही उद्देश्य से हम 15 अक्टूबर को, हर साल 15 अक्टूबर को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में वाचन प्रेरणा दिवस भी मनाते हैं, जिसमें कि अलग अलग पुस्तकें पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं बच्चों को। तो इसलिए वाचन करना, जो रीडिंग करना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, वाचन प्रेरणा दिवस जो है वो हमें वाचन करने के लिए ही प्रेरित करती है। और वाचन करने से क्या होता है, जो हमारे पास हमारी शब्द संपदा होती है, शब्द संपदा अर्थात वोकैब्युलरी, जो हमारी शब्द संपत्ति होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। और साहित्य के वाचन करने से हमें नए नए ज्ञान की भी जानकारी प्राप्त होती है। और विभिन्न शब्दों के अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। और अगर हम शब्दकोश का 1 पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ेंगे तो हमें शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी। तो अगर हम डिक्शनरी का 1 पेज रोज पढ़े, डिक्शनरी चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो, अगर हम डिक्शनरी का 1 पेज रोज पढ़े तो हमें उस भाषा की अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। एकाग्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, तल्लीनता के साथ अगर हम पढ़े तो हमें उस भाषा की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आप तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि अब हमें अपनी शब्द संपदा को बढ़ाना है, और इसीलिए हमें अपनी वाचन संस्कृति को भी बढ़ाना होगा। वाचन संस्कृति अर्थात रीडिंग कल्चर को बढ़ाना होगा। आजकल मोबाइल के युग में और टीवी के युग में लोग रीडिंग कल्चर को भूल गए हैं। वे सिर्फ वीडियोस देखना या सुनना ही पसंद करते हैं। जैसे आजकल के जो बुक्स वगैरह भी है, चाहे वो नॉवेल्स हो या कोई भी और बुक्स भी हो, वो भी आजकल ऑडियो के रूप में अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे साइट्स है जो ऑडिबल कंटेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और लोग उन्हें कान में लगा करके अपना सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से जो रीडिंग कल्चर है, वो रीडिंग कल्चर खत्म होते जा रहा है। इसलिए हमें रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। और जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस पाठ में डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने शब्दों के सामर्थ्य को बताया है, साथ ही शब्द संपदा को बढ़ाने का प्रयास करने की सलाह दी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह तीसरा भाग और साथ ही पूरा का पूरा पाठ शब्द संपदा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।